अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग जीएससी 201 यानी जनरल साइंस 201 के लास्ट लेक्चर्स कर रहे हैं, यानी 42 से ऑनवर्ड 45 तक। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे पिछले लेक्चर्स समझ आ गए होंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, इवन आपके पेपर की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी होगी। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेक्चर नंबर 42 है डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। अभी हम लोग लिक्विड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपके पास एमसीक्यूज आता है कि ऑयल की डेंसिटी क्या होती है। ये ज़्यादातर आपके एमसीक्यूज में और होता है कि आपको डेंसिटी बतानी होती है। तो ऑयल की डेंसिटी आपके पास आती है जी 0.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर डेंसिटी है जी आपके पास 0.97। ग्लिसरीन की जो डेंसिटी आपके पास आती है ना, वो होती है 1.2। तो याद रखिएगा ये तीन डेंसिटीज आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ऑयल की यानी कि वो है 0.88, वाटर की 0.97, देन ग्लिसरीन की 1.2। डायरेक्ट हम चलते हैं पेज नंबर 262 पे। यहाँ पे हमें बताते हैं कि लिक्विड हैव डेंसिटी, यानी कि हम लोगों ने बात की ऑयल की, वाटर की, ग्लिसरीन की, तो ये सारी चीज़ें लिक्विड ही होती हैं। तो याद रखें लिक्विड के पास हमेशा डेंसिटी होती है। अब कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो कि एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं और कुछ नहीं भी मिक्स होते। अब जो नहीं मिक्स होते, लाइक अगर हम ऑयल को वाटर में डाल दें ना, तो वो कभी भी मिक्स नहीं होगा, फ्लोट करना शुरू कर देगा ऑयल वाटर के ऊपर। क्यों? क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम होती है। यही बात आगे चल के हमें बताई जा रही है। जिनकी डेंसिटी कम होती है ना लिक्विड फॉर्म के अंदर, वो कभी भी मतलब उसमें डूबते नहीं हैं किसी दूसरे लिक्विड के अंदर या मिक्स नहीं होते, वो हमेशा फ्लोट करते हैं। थिक और विस्कस लिक्विड डू नॉट हैव टू मोर डेंस देन द थिन लिक्विड। कहा यह गया कि जो थिक और विस्कस लिक्विड होते हैं ना, वो मतलब ज़्यादा डेंस नहीं होते बनिस्बत थिन लिक्विड के। In general, object or substance float only if their density is less than the density of the liquid in which they are placed. अब यहाँ ये बात कही गई कि देखिए जी, जनरल अगर हम बात करते हैं ना, तो जो रुकिए मैं यहाँ पे पेज लिख लूँ ताकि आसानी से हम वहाँ पहुँच जाएं। जो जनरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं या कोई सब्सटेंस, वो हमेशा फ्लोट करते हैं बिकॉज क्योंकि वो जिस लिक्विड पे फ्लोट कर रहे होते हैं ना, उसकी डेंसिटी से उनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं ना, वो प्रिडिक्ट करती हैं मैटर के बिहेवियर को। सॉलिड ऑब्जेक्ट फ्लोट इन वाटर इफ़ द मटीरियल दे आर मेड ऑफ इज़ लेस डेंस देन द वाटर। अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वो फ्लोट करता है पानी पर। क्यों? क्योंकि वो उसको जिस चीज़ से वो बना होता है वो लेस डेंस होता है बनिस्बत वाटर के। जैसे कि हम लोग शिप्स की बात कर रहे होते हैं, वो उनकी जो मैटर बना होता है उसकी मतलब ये समझ लें कि फिजिकल क्वालिटीज़ जो होती हैं ना, वो लेस डेंस होती हैं, तभी जाके वो पानी पे तैरता है, अदरवाइज वो उसमें डूब जाता है अगर ना होता तो ये था लेक्चर नंबर 42। अब जो लेक्चर नंबर 43 है ना, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, यानी कि उसमें आपके पेपर में कुछ भी नहीं आया। अब ये इस तरह नहीं है कि अभी के 2-3 पेपर्स में नहीं, ये पिछले ऑनवर्ड बैक अगर हम देखें तो 10 से 12 साल के जो आपके पेपर्स हैं उनमें नहीं आया कुछ भी 43 के अंदर। बाकी सारा सिंपल हमारे पास ये इम्पोर्टेंट है। डेंसिटीज ऑफ ब्रास, आयरन, ग्लास, प्लास्टिक ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। आपके पास क्वेश्चन आता है जी, बताएं जी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा डेंसिटी किस चीज़ की है? तो ग्लास की होती हैं, प्लास्टिक की होती हैं, ब्रास की होती हैं, आयरन की होती हैं। ये 4 डेंसिटीज ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेंसिटी वाइज वाटर से ज़्यादा होती हैं। अब डेंसिटी ऑफ वुड और वैक्स की अगर हम देखें ना, तो ये कम होता है डेंसिटी ऑफ वाटर। जब भी हम लकड़ी को पानी पे फेंकते हैं तो कभी भी लकड़ी पानी के अंदर नहीं जाती, बल्कि वो फ्लोट फ्लोट करना शुरू कर देती है। इसी तरह मैंने जैसे आपको पहले एग्जांपल दी थी कि लिक्विड की, तो वो सॉरी शिप की, तो वो पानी में नहीं डूबता बिकॉज उसकी फिजिकल क्वालिटीज, उसकी डेंसिटी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। अब
चलते हैं लेक्चर नंबर 45 की तरफ। 45 में हमारे पास ये MCQs थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs थे। सबसे पहले जो आपके पास MCQs आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको एक डायग्राम दी गई, उसमें बताया गया ऑब्जेक्ट्स हमारे पास थे, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी एंड सी। लिक्विड हमारे पास लिक्विड 3 था, लिक्विड 2 और लिक्विड 1। इसमें से आपने देख के बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ऑब्जेक्ट बी इज लेस डेंस देन लिक्विड 1। कहा यह गया कि ऑब्जेक्ट जो बी है वो लिक्विड 1 से कम है डेंसिटी के हिसाब से। सेकेंड ऑप्शन था कि ऑब्जेक्ट बी इज लेस डेंस देन लिक्विड 3। अगर हम ऑब्जेक्ट बी की बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट बी जो है वो लिक्विड 3 से कम डेंस है। फोर्थ हमें ऑप्शन दिया गया कि ऑब्जेक्ट ए इज मोर देन लिक्विड 1, कि ऑब्जेक्ट ए जो है वो लिक्विड 1 से ज़्यादा डेंस है कि नहीं। तो यहाँ पे ये मुझसे थोड़ा सा हो गया था, इसे हम करेक्ट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट जो ए है वो ज़्यादा, मतलब यूँ समझ लें कि मोर डेंस देन, हाँ ठीक है, मेरे पास मैंने सही लिखा था। ऑब्जेक्ट बी जो है वो हमेशा से लेस डेंस है लिक्विड 3 के। देखिए अगर ज़्यादा डेंस होता तो वो डूब जाता, तो कम डेंस था ना, तो ये अभी हमारे पास फ्लोटिंग फॉर्म में है। इसके बाद जी, ऑफ ऑल द लिक्विड एंड ऑब्जेक्ट विच हैज़ द ग्रेटेस्ट डेंसिटी। तो ग्रेटेस्ट डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास ऑब्जेक्ट सी की आती है। वन ऑफ ऑल द लिक्विड एंड ऑब्जेक्ट विच हैज़ द लीस्ट डेंसिटी, तो लीस्ट डेंसिटी हमारे पास ऑब्जेक्ट ए की आ रही है। मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ रही होगी। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अ ब्लॉक ऑफ मेटल, आपके पास एक न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन है बेसिकली। A block of metal has a mass of 45 gram and occupies a volume of 15 centimeter cube. तो मैंने आपको जैसे शुरू में बताया था ना कि वो मैथ्स के फार्मूले, मुझे उम्मीद है कि आपको याद होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे ना तो हम 45 को डिवाइड करेंगे 15 पर, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 ग्राम। इसके बाद ही हम देखते हैं व्हाट इज़ द मैथ। हमने मैथ ही मालूम करना था। इसमें 8 सेंटीमीटर क्यूब है जी मेटल का। अब मैथ ऑफ क्यूब of 1 centimeter cube is 3 gram. So mass of 8 cube will be 3 multiplied by 8 is equal to 24 gram. अब ये जो 3 हमारे पास आया ना, ये किधर से आया? अब आप लोग ये सोचोगे। अब मैंने जो पिछली वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था कि किस तरह हम काउंट करते हैं, सेंटीमीटर को क्यूब कैसे बनाते हैं, एजेस हमें कैसे पता चलते हैं क्यूब के। उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने जब बात की थी तो हमें पता चला था कि जो क्यूब होता है उसकी 3 साइड्स होती हैं और उन तीनों साइड्स की ना उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट वो सारी 1 सेंटीमीटर होती हैं। और जब हमने उनका फार्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आई हर 1 सेंटीमीटर की 3 ग्राम। तो हमने यहाँ पे उसे ऐड कर दिया। इसके बाद व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड 300 ग्राम ऑफ द मेटल, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। अब आपने यहाँ पे एक्सप्लेन भी करना था। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। डेंसिटी का फार्मूला हमें याद होना चाहिए, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अभी हमने क्योंकि मालूम वॉल्यूम करना है ना, तो हम वॉल्यूम को लेके आएंगे, डेंसिटी की जगह हम शिफ्ट जिस तरह फार्मूला इसको कर रहे होते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अब डेंसिटी हमारे पास कितनी थी? 3 थी। मास कितना था? 300 ग्राम था। अब जब वॉल्यूम आएगा तो हम क्या करेंगे? फार्मूला अप्लाई करेंगे, 300 को 3 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसकी रीजनिंग थी, वही सारी बात इसमें लिखी थी कि एक क्यूब के अंदर कितने ग्राम्स होते हैं। वही 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर हमारे पास 3 ग्राम्स होते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग हमने बात की, फिर हम लोगों ने उसे डिवाइड कर दिया और यूं हमारे पास ये एक परफेक्ट सा आंसर आ गया। इसके बाद ही हम देखते हैं कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड 300 ग्राम ऑफ द मेटल, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। आपने एक्सप्लेन करना था अकॉर्डिंग टू दैट, वही फार्मूला वही सारी चीज़ें यहाँ पे हम दोबारा ऐड करेंगे, यानी कि हम मास और डेंसिटी को, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करेंगे। क्योंकि हमें मालूम वॉल्यूम करना था तो हम वॉल्यूम को इज इक्वल टू की तरफ लेके आएंगे, मास को डिवाइड कर देंगे डेंसिटी पर, क्योंकि हमें गिवन हमें डेंसिटी था और मास था। डेंसिटी जो है वो हमारे पास था 3
और मैथ्स हमारे पास क्योंकि बताया क्वेश्चन में गया था 300 था, तो वॉल्यूम हमारे पास आएगा 300 डिवाइडेड बाई 3, तो हमारे पास आंसर आता है 100। अकॉर्डिंग टू दिस वही रीजनिंग हम दोबारा लिख देंगे। आप अपने वर्डिंग में लिख सकते हो, एज इट इज़ आपने नहीं लिखनी होती। तो ये था लेक्चर नंबर 44। अब चलते हैं लेक्चर नंबर 45 की तरफ, यानी कि इस हैंड आउट का आपका लास्ट लेक्चर, इस सीरीज़ का लास्ट लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे लेक्चर समझ आए होंगे, पसंद भी आए होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दें। साइंस क्या है? क्वेश्चन आता है जी, व्हाट इज साइंस और द नेचर ऑफ साइंस। साइंस जो है वो एक यूँ समझ लें कि ये एक ऑर्गेनाइज बॉडी है नॉलेज की। अब ये नॉलेज किस बारे में है? देखिए, नेचुरल वर्ल्ड के बारे में ये नॉलेज है। इसमें किस तरह जिया जा सकता है, किस तरह रहा जा सकता है, ये सारी जितनी चीज़ें हैं ना, ये सारी साइंस के अंदर आती हैं। प्रॉपर अगर हम वर्डिंग देखेंगे तो हम कहेंगे कि साइंस जो है, साइंस इज टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज अबाउट द नेचर वर्ल्ड एंड द प्रोसेस एंड प्रैक्टिसेस whereby this body of knowledge is established and continuously being extended, refined and revised। यानी कि कहा ये क्या कि ये जो नॉलेज है ये आज तक ये साथ साथ रिफाइंड हो रही है, एक्सटेंड की हो रही है और ये रिवाइज भी की जा रही है। आगे चल के हमें बताते हैं कि एम क्या है साइंस का। साइंस का जो बेसिक एम होता है वो होता है कि इस्टेब्लिश करना, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना, या यूँ कह ले कि जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स या फिनोमेना होते हैं ना, या बहुत मैं सिंपल कर दूँ तो मैं कहूँगी कि कोई एविडेंस हुआ, उसके जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स थे, कोई फिनोमेना था, तो उसकी सारे प्रोसेस की एक्सप्लेनेशन को हम साइंस कहते हैं। यानी कि अगर आप करें कि मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक फायर नहीं फायर तो नहीं, वो इसमें नहीं आएगा, कुदरती आफत आई। अब जो ये जो आफत आई ना, इसके जो पीछे महरक़ात थे ना, उनको जानने के इल्म को हम साइंस कहते हैं। साइंस के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि दुनिया किस तरह काम करती है। इसके बाद ही हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, और ये आपका लास्ट था कि इसके बाद आपका ये लेक्चर भी ख़त्म हो जाता है। इसमें और कुछ भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं था। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। सीक्वेंस ऑफ लर्निंग टेम्पलेट। अब हम बात करते हैं सीक्वेंस क्या है लर्निंग टेम्पलेट के। हार्डली आपकी ये 15 टू या 10 टू 15 मिनट्स की वीडियो होगी, इतनी लेंथी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आ रही होगी। फेज ए है, यानी कि हमारे पास जी टोटल 4 सीक्वेंस हैं। फर्स्ट फेज में हम पहले क्या करते हैं, असेस करते हैं प्रायर नॉलेज को। प्रायर नॉलेज क्या है ये हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं शुरुआत के लेक्चर्स में। डेवलपिंग का बैकग्राउंड, किसी चीज़ का हम पहले बैकग्राउंड पता करते हैं, डेवलप करते हैं। अगर मैं एज अ टीचर बात कर रही हूँ तो स्टूडेंट के दिमाग में टीचर सबसे पहले चेक करेगी कि प्रायर नॉलेज क्या है। प्रायर नॉलेज यानी आपकी इब्तदाई नॉलेज क्या है, बच्चे को क्या पता है उस चीज़ के बारे में। सेकेंड स्टेप पे बैकग्राउंड को चेक करेगी, अगर इंफॉर्मेशन रॉन्ग है उसे डेवलप करेगी, उसे ठीक करेगी। थर्ड फॉर्म पे क्या करेगी, मेन कंटेंट बताएगी, टॉपिक क्या है, क्या यूनिट है, उसके बारे में बात करेंगे। और आखिरी स्टेप पे क्या करेगी, आखिरी स्टेप पे टीचर क्या करेंगी कि अप्लाई करेगी अपने स्किल्स और नॉलेज, ताकि वो इन्हांस कर सके स्टूडेंट की नॉलेज को, प्रायर नॉलेज को, उसके मतलब उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सके, उसकी हेल्प कर सके कि वो नई नॉलेज को अपने दिमाग के अंदर कैसे वो इस्टेब्लिश करता है। तो ये था जी हमारा लेक्चर नंबर 45। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए लेक्चर के साथ, किसी नए हैंड आउट के साथ, किसी नए दुनिया के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।